हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था टू डायमेंशनल प्लेन, जिसको हम इधर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन, ठीक है ना, जिसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने बोला था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से अल्फा प्लस आई बीटा, उसको आई कैन यूनिकली लोकेट इन दिस 2D प्लेन विद अ पॉइंट कॉल्ड एज अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना। मैंने बोला कोई z पॉइंट है मेरा, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से अल्फा प्लस आई बीटा, दिस कैन बी यूनिकली लोकेटेड विद अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इन दिस 2D प्लेन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग तीन चीजें और देखी थी। फर्स्ट वाज द मैग्नीट्यूड, उसको हमने डिफाइन कैसे किया था कि इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स 2D प्लेन में, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चीज देखी थी। उसके बाद फिर हमने देखा था आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। हमने आर्ग्यूमेंट को कैसे डिफाइन किया था? किसी भी पॉइंट का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? उस पॉइंट का जो रेडियस वेक्टर है वो जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट इज नॉट यूनिक, ठीक है ना। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का ही बोला और लेट्स से ये मेरा 30 डिग्री है, तो मैं इस पॉइंट का आर्ग्यूमेंट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या बोलूंगा? लेट्स से आई एम अज्यूमिंग दिस इज 30 डिग्री, देन माय आर्ग्यूमेंट विल बी पाई बाय 6 और व्हाट आई कैन से, राइट, आई कैन से पाई बाय 6 और 2 पाई प्लस पाई बाय 6, या फिर मैं लिखूं माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 6, वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज मेरे को अल्टीमेटली इस इधर तक पहुंचना है, इधर से स्टार्ट करके। तो मैं इधर ऐसे में इधर जाके ऐसे रुक सकता हूं, या फिर एक चक्कर लगा के इधर आ सकता हूं, या फिर उल्टा चक्कर लगा के इधर जा सकता हूं, एंड सो ऑन। तो आर्ग्यूमेंट इज नॉट यूनिक। तो मैं जनरलाइज कैसे लिखूंगा इसको? ऐसे लिख लूंगा, पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, दिस इज व्हाट आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, फिर एम्पलीट्यूड हमने क्या बोला था? एम्पलीट्यूड बोला था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब आर्ग्यूमेंट का वो एंगल लेना है हमें, ये एंगल है, देयर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट हियर, इनमें से वो एंगल लेना है जो माइनस पाई से पाई के बीच में आता है, जो हमारा माइनस पाई ओपन से पाई क्लोज के बीच में आता है, वही एंगल लेना है। तो वो यूनिक होगा, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक यूनिक एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है ना। ये अब देखा था हमने। उसके बाद फिर हमने देखा था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? उसका जो पॉइंट होता है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसको हमने ऐसे देखा था, लेट्स से दिस इज माय रियल एक्सिस, लेट्स से दिस इज द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा करस्पॉन्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आई बीटा। सो इसका जो मिरर इमेज होगा रियल एक्सिस के अबाउट, दैट विल बी दिस। सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, मोर स्पेसिफिक इमेजिनरी एक्सिस। So this is real axis, this is the point alpha comma beta। तो अगर मान लो ये पॉइंट z को डिनोट कर रहा है, तो this will be my z bar, that is nothing but reflection of z about real axis। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अगर मैंने रियल एक्सिस के अबाउट इसका इमेज लिया तो x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम अल्फा एंड y कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वन, दैट इज माइनस बीटा। तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा मेरा? अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि कॉन्जुगेट निकालना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो आई का कोफिशिएंट है उसको नेगेटिव कर देंगे, मतलब अपोजिट कर देंगे। मतलब अगर मान लो 1 प्लस 2i दे रखा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस 2i। मैंने बोला 1 माइनस 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा? अगेन दैट विल बी दिस थिंग, ठीक है ना। तो जो भी आई का कोफिशिएंट होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, रियल पार्ट विल रिमेन द सेम। क्लियर है? चलो, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक चीज और देखी थी, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो हमने प्योरली रियल किसको बोला था? वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे रियल एक्सिस पे लाई करते हैं। लेट्स से दिस इज माय इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मैं भी मार्क कर रहा हूं, दे आर ऑल प्योरली रियल। क्यों? बिकॉज इनका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, ठीक है। इनके बारे में क्या खासियत पढ़ी थी हमने कि इन नंबर्स के लिए क्या होता है? z बार जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू z। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्योरली रियल नंबर्स। व्हाट प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्या बोलूंगा मैं? z इज इक्वल, z बार इज सेम एज z। जैसे क्योंकि क्या होगा बेसिकली, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन रियल एक्सिस के अबाउट क्या होगा? ये खुद ही ना। तो z एंड z बार विल बी सेम फॉर प्योरली रियल नंबर्स। एंड फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी नंबर कहां लाई करेंगे? हमारा वर्टिकल एक्सिस पे, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस पे। उनमें क्या होगा? उनका रियल पार्ट 0 होगा। तो उनका रिफ्लेक्शन क्या होगा? लेट्स से दिस इज 0,5 कोऑर्डिनेट, तो इसके करस्पॉन्डिंग z क्या है मेरा? z इज इक्वल टू 5i, 0 प्लस 5i। इसका
image about the real axis will be somewhere here and the coordinate of this point will be 0, -5 and the complex number corresponding to this point is -5i. ठीक है, तो हमें दिख रहा है z और z बार में क्या रिलेशन है, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर. तो फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर z बार इज माइनस ऑफ z, ये चीज देखी थी. और फिर हमने एक इनके आर्ग्यूमेंट के ऊपर भी कमेंट किया था, एक बच्ची का डाउट भी था, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा अभी. सुनना, z बार इज इक्वल टू z, दिस इज फॉर प्योरली रियल नंबर, दिस इज फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर. इसके लिए मैंने क्या बोला, फॉर प्योरली रियल नंबर आर्ग्यूमेंट के ऊपर हमने क्या कमेंट किया था, दो वैल्यूज हो सकती हैं. क्या क्या आर्ग्यूमेंट बोल लो, चलो मोर स्पेसिफिकली एम्पलीट्यूड बोलते हैं हम. ठीक है, मैंने बोला एम्पलीट्यूड ऑफ रियल नंबर्स या फिर प्योरली रियल नंबर्स विल बी ईदर 0 और पाई, विल बी ईदर 0 और पाई. क्यों, 0 कब होगा, जब वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा, पाई कब होगा, जब वो नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा. ठीक है ना. और ये वाले के लिए जो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं उनके लिए क्या होगा हमारा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैं बोल रहा हूं एम्पलीट्यूड, इसको भी मैंने क्या बोला एम्पलीट्यूड. अगर आर्ग्यूमेंट बोलना है तो तुम्हें फिर ऐड करना पड़ेगा 0 + 2n पाई स्लैश पाई प्लस 2n पाई. एम्पलीट्यूड के लिए तो तुम्हें सॉरी आर्ग्यूमेंट के लिए तो 2n पाई ऐड करना पड़ेगा. एम्पलीट्यूड इज द वैल्यू दैट लाइज बिटवीन -π to π. हाँ, इसके एम्पलीट्यूड के बारे में हमने क्या देखा था कि इधर भी दो वैल्यूज होंगी. एक अगर ये इस पॉजिटिव y एक्सिस पे मतलब पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो दिख रहा है इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, +90. तो क्या हो जाएगा, एक तो π/2. दूसरा ये इधर जो नंबर होगा नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे वो एंगल कितना बनाएगा, क्लॉकवाइज है तो -π/2. सो दीज आर व्हाट एम्पलीट्यूड ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर. दोनों में एक लूंगा, जैसे मैंने लिखा लेट्स से z इज इक्वल टू -7i, तो इसका एम्पलीट्यूड विल बी -π/2. मैंने लिखा z इज इक्वल टू 6i, तो इसका एम्पलीट्यूड विल बी π/2 बिकॉज दिस लाइज ऑन प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस. क्लियर है. अब जैसे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर -π/2 दो कैसे, मतलब क्लोज ओपन का कुछ तो था. ठीक है, तो π/2 और -π/2 को मैं एम्पलीट्यूड बोलूंगा ना, बिकॉज दिस बोथ लाइज इन दिस इंटरवल -π से π क्लोज, इसी के अंदर तो आ रहे हैं ये दोनों, -π और π के अंदर ही आ रहा है ना ये, तो दिस इज अ करेक्ट एम्पलीट्यूड. ठीक है ना. आई होप तो अपन ने इतना पार्ट डिस्कस कर लिया था. अब हम आते हैं इसके बाद. तो आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अलजेब्रा मतलब क्या है, सिंपल, दैट इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस, डिवीजन वगैरह ये सब चीजें, और कुछ और भी पॉइंट्स होंगे इसमें. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो टॉपिक लिख लो, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, चलो. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे इससे पहले जब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े थे, अगर मान लो मैंने तुम्हें ऐसे बोला a² + b² = 0, तो इसका मतलब क्या होता था, हम इसको क्या बोलते थे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रियल क्वांटिटीज. अगर 0 है तो दिस इंप्लाइज a = 0, b = 0. ऐसा जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा था. फॉर अ रियल नंबर दिस इज ट्रू, क्योंकि बट अब मैंने बोला अब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो अगर मैंने ऐसे लिखा इफ a² + b² = 0, दिस इंप्लाइज a = 0, b = 0, तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग. अब ऐसा नहीं है. नाउ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू क्वांटिटीज कैन बी 0. प्रोवाइड क्यों, कब हो सकती है, हाँ अगर रियल है तब तो ये ट्रू है, बट मुझे तो इन जनरल स्टेटमेंट दिया ना कि इफ a² + b² = 0, दिस इंप्लाइज a = 0, b = 0, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा, देखो मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा इसको दो तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं. जैसे एक तो मैंने लिखा a² -ib², देखो करेक्ट लिखा है क्या, a² + b² को मैं ऐसे लिख सकता हूं, करेक्ट लिखा है. देखो इधर से i² आएगा, i² क्या होगा -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो a² + b² ही लिखा है. फिर मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया यूजिंग दैट आइडेंटिटी, a + b × a - b is a² - b². तो फ्रॉम देयर आई विल गेट a + ib × a - ib, this is equal to 0. तो फ्रॉम हियर वी गेट a is equal to ib, -ib. तो अब हमारे सॉल्यूशन ऐसे होंगे. अब हम नहीं बोलेंगे कि a is 0, b is 0, बिकॉज नंबर्स कैन बी इमेजिनरी ऑल्सो. ठीक है ना. हाँ अगर a और b रियल है तब ये ट्रू है, बट मुझे जनरल बोलना है तो दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है, जैसे और सिंपल सा एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिखा a is equal to 1 लिया, सॉरी a is equal to मैंने
1 ले लिया, चलो b इज इक्वल टू आई ले लिया, तो देखो इन दोनों का सम 0 आ रहा है स्क्वायर करने पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस i का स्क्वायर विच इज -1, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो दिख रहा है ये क्यों ट्रू हो पा रहा है, मतलब a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0, दिस डज नॉट इंप्लाइज, क्योंकि इमेजिनरी है ना, रियल क्वांटिटीज का अगर 0 लिखा है, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रियल क्वांटिटीज इज 0, देन 100% बोथ द नंबर्स हैज टू बी 0। बट सिंस अभी कुछ दिया नहीं है कि a और b रियल है या इमेजिनरी है, तो हम बोलेंगे दिस डज नॉट इंप्लाइज दिस। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, तो इसमें ये नोट करना अच्छे से, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाइज a इज इक्वल टू प्लस माइनस ib, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। क्या बोला, दोबारा एक बार और लिख लेते हैं साइड में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू प्लस माइनस ib, ठीक है। मैंने अभी तो इसको ऐसे समझाया था, इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b स्क्वायर, फिर a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस b स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको ऐसे लिख लिया, a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इंटू b स्क्वायर, फिर माइनस रूट को सेपरेट किया तो इधर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आई रूट b, सॉरी रूट b नहीं आएगा, b आएगा। तो ऐसे भी एक्सप्लेनेशन इसका है, ठीक है। तो एकदम याद रखना टिप्स पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज a इज इक्वल टू प्लस माइनस ib, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। मैंने बोला हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे हम रियल नंबर्स को कंपेयर करते हैं ना, जैसे मैंने बोला लेट्स से 5 इज ग्रेटर देन 2, विच इज करेक्ट, 5 इज ग्रेटर देन 2, या फिर मैंने लिखा 2 इज लेस देन 5, बोथ आर करेक्ट। तो रियल नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, बट इमेजिनरी नंबर को नहीं कर सकते। जैसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 प्लस आई इज ग्रेटर देन 5 माइनस आई, दिस इज रॉन्ग। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते। पहले तुम इधर बहुत बड़ा नंबर लिख दो कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने लिखा 1 करोड़, ऐसे 1 करोड़ टाइप का लिख दिया, प्लस 100 आई, दिस इज ग्रेटर देन आई प्लस 1, ये रॉन्ग है। तो इससे क्या लिख सकते हैं हम नोट के फॉर्म में, इनइक्वालिटीज इज मीनिंगलेस फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो लिख लो इसको, ठीक है ना, मतलब ऐसे लिख लो भले कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, या फिर इनइक्वालिटीज इज, नेक्स्ट नोट इज इनइक्वालिटीज is meaningless for complex number, ठीक है ना, for complex number। और इसको और एलैबोरेट करके लिख लो, that is we cannot compare two complex numbers कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, we cannot compare। inequalities is meaningless for complex number। रियल नंबर्स के लिए परफेक्ट है inequality, जैसे मैंने लिखा 4 is greater than 2, that is a correct statement, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा 4 is less than 2, that is रॉन्ग स्टेटमेंट, भले ठीक है लिखा तो सही है, मतलब स्टेटमेंट गलत है, बट इनइक्वालिटीज में तो लिखना ही गलत है। इनइक्वालिटी बीच में हम लगा ही नहीं सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट पॉइंट अब देखना, मैंने लिखा नेक्स्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे, व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो आंसर इज सिंपल, जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर होगा तभी मैं बोलूंगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, ठीक है। तो इसको लिख लो, टू कॉम्प्लेक्स नंबर are said to be equal if they have same real part and same imaginary part, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें बोलना है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे, तो उनका ऑफ कोर्स दोनों पार्ट सेम होना चाहिए, रियल पार्ट भी सेम होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी सेम होना चाहिए। तो लेट्स से मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं तुमको। लेट्स से मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लेट्स से अल्फा प्लस 2i इज इक्वल टू लेट्स से 3 प्लस बीटा आई, और मैंने इधर लिख दिया अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन आई सेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों बराबर। तो मैंने बोला बराबर कब हो सकते हैं, व्हेन देयर रियल पार्ट आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। तो अब हमारा दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 2। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर रियल पार्ट्स आर सेम एज वेल एज देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर सेम,
क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, अब देखना इसमें मैंने इस स्टेटमेंट का यूज किया है, तो एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, फिर ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? तो मैं इसको रब कर रहा हूं, यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट। मैंने क्या बोला, जो अल्फा कॉमा बीटा रियल नंबर लिखा है ना, उसका यूज है इसमें। अगर वो नहीं दिया होगा तो हमारा यूनिक आंसर नहीं आएगा। देखते आप कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जैसे मैंने तुम्हें इसी को एग्जाम्पल को ऐसे लिखो, इफ अल्फा प्लस 2i इज इक्वल टू लेट्स से 5 प्लस, चलो एक काम करो, ऐसे लिख दिया 2i, ऐसे ही लिख दिया सिंपल। देन देखना, सुनना, अभी मैं इतना ही क्वेश्चन है, आगे कोई कंडीशन नहीं दी, अभी देखना मैं इतना लिख रहा हूं। देन अल्फा इज इक्वल टू 5, इज इट करेक्ट और नॉट? इज इट ट्रू और फॉल्स? जस्ट थिंक इट, सोचना। जब मैंने ऐसा बोला है तो ऑफकोर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होगा आंसर, ठीक है ना? तो जस्ट पॉज करके सोचो, क्या ये करेक्ट लिखा है? मैंने बोला इफ दिस इज अल्फा प्लस 2i इज इक्वल टू अल्फा 5 प्लस 2i, देन अल्फा इज इक्वल टू 5, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? एक मिनट, एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, इधर ये लिख लो बीटा आई कर लो, और इधर लिख लो बीटा इज इक्वल टू 2। अब करो इसको, हाँ अब करो, तो आंसर होगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों सर? इधर तो लिखा था आपने कि रियल, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर कर दो, तो अल्फा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इक्वेट करो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को, वो भी स्टेटमेंट गलत है। फिर गलती कहां है? गलती ये है कि अभी किसने बताया कि अल्फा, इस जो LHS में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उसका रियल पार्ट है? क्यों? अल्फा कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर ना। मैंने मान लो अल्फा को एक मिनट के लिए मैंने ऐसे लिखा 1 प्लस आई, तो मेरा ओवरऑल क्या बन गया LHS 1 प्लस 3i। तो मेरा देखो रियल पार्ट क्या हो गया? 1 हो गया ना। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 3i प्लस, सॉरी इमेजिनरी पार्ट 3i हो गया। तो कहने का मतलब क्या, समझे बात को, कि अनटिल और अनलेस मुझे अल्फा और बीटा के बारे में नहीं बोला कि अल्फा और बीटा रियल, देन टिल दैट पॉइंट आई कैन नॉट कंपेयर। देयर आर इनफाइनाइट आंसर्स फॉर दिस। इनफाइनाइट कैसे? जैसे मैंने अल्फा की वैल्यू एक बार फिक्स की, एक बार अल्फा की मतलब एक वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए मुझे एक बीटा मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर अल्फा को लिया लेट से 1 प्लस आई, तो मेरा इधर क्या बना? इधर मेरा क्या बना? 1 प्लस 3i इज इक्वल टू 5 प्लस बीटा आई। ठीक है, तो मेरा इधर से बीटा आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा। क्या करें? 5 को इधर लेके गए तो 1 प्लस 5 3i माइनस 5i, 1 माइनस 5 इज माइनस 4 प्लस 3i इज इक्वल टू बीटा आई। तो इधर से बीटा आ जाएगा मेरा आई से मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि इधर मैं अल्फा की कोई भी एक वैल्यू रखूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे बीटा मिल जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग। सो देयर इज नॉट यूनिक आंसर। ठीक है ना? वो क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज इसमें ये कंडीशन मिसिंग है, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ दिस कंडीशन इज गिवन देन आंसर इज परफेक्ट, अल्फा इज 5 बीटा इज 2। तो और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। देन आई कैन कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्लियर है बच्चों? तो इस पॉइंट को दिमाग में रखना, ठीक है ना? चलो, आई होप समझ में आया होगा। तो वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है? चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? तो मैंने लिखा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है, हालांकि बताने लायक है नहीं, बहुत इजी है, बट फिर भी मैंने लिखा Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई टाइम्स b, और Z2 ले रखा है c प्लस आई टाइम्स d। तो व्हाट इज द एडिशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर? तो सिंपल हमें क्या करना है, Z1 प्लस Z2 इज एडिशन। इधर मैं क्या लिखूंगा? a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। तो फाइनली व्हाट आई विल राइट? a प्लस c प्लस आई टाइम्स b प्लस d। दिस इज माय Z1 प्लस Z2। लेट्स से मैंने इसको Z3 बोला, तो मैं कैसे लिखूंगा देखना, Z1 प्लस Z2 मतलब मैंने ऐसे लिखा, रियल पार्ट के बारे में लिख रहा हूं, मैंने लिखा रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, अब Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट क्या है? ये। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? A को क्या लिखूं मैं इस फॉर्म में? A is what? रियल पार्ट ऑफ Z1, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस C is what? रियल पार्ट ऑफ Z2, तो रियल पार्ट ऑफ Z2।
ठीक है ना। देखो अभी इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज नॉट सेम एज रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, ठीक है ना। अभी लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारी छोटी सी चीज है छोटी, बट अभी आगे जाके पता चलेगा, ठीक है ना। अब मैंने लिखा इमेजिनरी पार्ट, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, तो इमेजिनरी पार्ट क्या, i का कोफिशिएंट दैट इज b प्लस d। अब b को मैं क्या लिख सकता हूं, b को आई कैन राइट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, सो दिस विल बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ d को क्या लिखूं, z2 का इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो अब मैंने बोला डिफरेंस और कर लेते हैं इसी में, ठीक है। तो पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके इतना पार्ट कर लो, ठीक है। अब मैंने कहा मैं डिफरेंस कर रहा हूं, इसी में चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, तो मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं यहां से। अब मैं इसका डिफरेंस कर रहा हूं, तो चलो इतना ये भी हटा दिया, ठीक है। तो मैंने कहा z1 माइनस z2, तो क्या होगा, z1 माइनस z2 विल बी इक्वल टू a प्लस ib माइनस ऑफ c प्लस id। तो अब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिख रहा हूं, तो रियल पार्ट क्या बनेगा, a माइनस c प्लस i टाइम्स b माइनस c। सो z1 माइनस z2 का रियल पार्ट क्या होगा, a माइनस c। z1 माइनस z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से मैं इसको z3 बोल रहा हूं, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, b माइनस b। बट अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे एडिशन में लिखा था, मैंने बोला रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 विल बी व्हाट, रियल पार्ट ऑफ a इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस c लिखा है, और c इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ z2, तो सिंपली रियल पार्ट ऑफ z2। So this is what a minus c, that is nothing but real part of z1 minus z2. Similarly, imaginary part of z1 minus z2 क्या हो जाएगा मेरा, b minus c, और फिर इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखूंगा, b is what, imaginary part of z1, फिर हो जाएगा imaginary part of z1 minus d is what, imaginary part of z2। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इधर लिख लेना एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारा मेन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं होगा, वो भी बहुत आसान है, बट रिलेटिवली बता रहा हूं। अब क्या होता है फ्लो में जल्दी जल्दी बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी, रियल, जैसे मैंने लिखा रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। और सिमिलरली डिफरेंस के लिए क्या लिखा, रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 इज रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2। इसी फ्लो में वो ऐसे लिख देते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2, विच इज रॉन्ग। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट के लिए हम प्रूफ करेंगे अभी अलग चीज क्या है, एक्चुअल क्या होगा वो हम देखेंगे अभी। फिर मैं लिख रहा हूं रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 into imaginary part of z2, this is again a wrong statement। क्यों है, तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं प्रॉपर प्रोसीजर से। तो मैंने लिख लिया, लेट्स से z1 is equal to a plus i times b and z2 is equal to c plus i times d, ठीक है। अच्छा अब मैंने लिखा मल्टीप्लाई करते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो देखो इधर मेरा क्या आ रहा है, z1 into z2, ध्यान से देखना एक बार, मैंने लिखा a plus ib into c plus id, ये मेरा क्या है z1 इंटू z2। अब मैंने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स में, तो ये a इस c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ac, फिर ये id से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस i टाइम्स ad, प्लस अब ये ibc c से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस i टाइम्स bc। अब देखते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, एक तो b इंटू डी bd बनेगा, और i इंटू i इज i स्क्वायर एंड i स्क्वायर इज -1, सो दिस विल बी माइनस bd। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्लब किया, तो रियल क्वांटिटी कौन कौन सी, एक तो AC और एक माइनस BD, तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज AC माइनस BD प्लस I टाइम्स AD प्लस BC। तो अब हमारा Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट क्या आया, AC माइनस BD। क्या ये AC माइनस BD लिखा है, नहीं लिखा, ये क्या लिखा है, देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 इज व्हाट, A इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 दैट इज c, ये तो ac लिखा था, तो ac और आया एक्चुअली में क्या आया हमारा AC माइनस bd। इसलिए मैंने बोला था रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, ऐसा नहीं लगाएंगे फ्लो में कि दैट इज रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2, गलत आता, देखो ac आया, बल्कि इधर तो हमारा दो टर्म्स आए AC माइनस bd, ठीक है। सिमिलरली ये भी गलत हो गया क्योंकि ये क्या लिखा है, इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या होगा b, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 दैट इज d, तो ये BD लिखा है, बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 हमारा क्या आया, AD प्लस BC, सॉरी ये BC माइनस AD लिखो, इसको गलत लिखा है, एक मिनट, I का कोफिशिएंट नहीं करेक्ट लिखा है,
AD प्लस BC, करेक्ट है, वो करेक्ट है। तो देखो ये BD आया, ये हमारा AD प्लस BC आया, तो गलत है ना। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इसलिए मैंने बोला था बच्चे लोग क्या करते हैं जनरली में फ्लो में लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है हमें। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। आई होप क्लियर हो गया हो, काफी स्ट्रेस दिया मैंने। चलो अब आते हैं डिवीजन पे, ठीक है ना, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले मुझे एक दो पॉइंट्स और बताने, ठीक है ना, उसको समझने के लिए हमें एक दो पॉइंट्स और देखने पड़ेंगे। तो पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो उसके बाद फिर हम डिवीजन पे आते हैं, ठीक है ना। इसी के अंदर है ये, डोंट थिंक ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं अभी वो अलग पार्ट है, इसी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन समझ लो डिवीजन के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम, ऐसे मान लो। तो मैंने लिखा, देखना ध्यान से, मैंने कहा लेट Z इज इक्वल टू, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, A प्लस आई, चलो अल्फा प्लस आई बीटा लिखा, और मैंने लिख दिया अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। देन व्हाट इज माय Z बार, मैंने कहा Z बार क्या होगा, देखो क्या करते हैं हम Z बार निकालने, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आई का कोएफिशिएंट नेगेटिव अपोजिट कर देते हैं, अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव। तो Z बार विल बी अल्फा माइनस आई बीटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो सिंपल है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो देखते क्या आता है। मैंने कहा Z इंटू Z बार इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा इंटू अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा इंटू माइनस आई बीटा, माइनस आई अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू आई बीटा, आई अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा प्लस, अब देखना आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, उसके कारण एक माइनस वन आएगा और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यू कैन सी ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारा क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज व्हाट Z इंटू Z बार। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है ये तो क्या लिखा है, मॉड Z का स्क्वायर लिखा है, तो Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, बहुत जगह। नंबर एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, इसको हम एक और फॉर्म में याद रखें, कैसे, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस z को नीचे लेके जा रहा हूं इसके, और इसको इसके नीचे, तो आई एम राइटिंग द सेम इक्वेशन, रीराइटिंग इट एज इन दिस फॉर्म इज इक्वल टू Z बार अपॉन मॉड Z का स्क्वायर। बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये ज्यादा यूज होगी, ये भी बहुत ज्यादा यूज होगी, तो दोनों को दिमाग में पढ़ा, इस फॉर्म में भी याद रखा, इस फॉर्म में भी याद रखा, ठीक है ना, क्योंकि अब डिवीजन में काम आएगा। क्योंकि देखो Z डिनोमिनेटर में है ना, तो मैं उसको न्यूमरेटर में कैसे लेके जाऊंगा, विद द हेल्प ऑफ दिस। क्या लिखा है इसमें, बेसिकली क्या लिखा है, मैंने बोला लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 प्लस 4 प्लस 3i, तो इसके हिसाब से क्या बोला उसने कि क्या करो, इस नंबर का कॉन्जुगेट वो इधर लिखो ऊपर, तो क्या होगा 4 माइनस 3i। ध्यान से सुनना, Z बार मतलब 4 माइनस 3i। फिर वो बोल रहा है इस जो Z है ना उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नीचे लिख दो, तो 4 प्लस 3i का मैग्नीट्यूड क्या होगा 5, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या होगा 25। सो आंसर इज दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। क्लियर है? वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट पहले कॉपी करो, ठीक है ना, फिर हम आगे फर्दर मूव करते हैं। अभी डिवीजन में काम आएगा ये चीज, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, दोनों फॉर्म में, फॉर्मूला एक ही है, अलग अलग फॉर्मेट लिखा है, ठीक है ना, हमने अलग अलग फॉर्म में लिखा है, बट यू हैव टू मेमोराइज बोथ द। जैसे हम cos 2 थीटा को बोलते हैं कि हम cos 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है, देखो एक बात मैं बताता हूं, जो हमारा cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था इसको इस फॉर्म में भी याद रखना है, प्लस इसको हमें एक और किस फॉर्म में याद रखना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये अलग अलग फॉर्म, तो अलग अलग फॉर्मूला नहीं है तो एक ही फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्म है। उसी प्रकार ये चीज है जो मैंने अभी बताई, हमें क्या क्या रखना है याद, मैंने बोला दो फॉर्म में याद रखना है, एक तो Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर, और एक और फॉर्म क्या याद रखना है, 1 बाय Z इज इक्वल टू क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ऊपर लिखना है, दैट इज Z बार, और इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो इन बोथ द फॉर्म सेम फॉर्मूला, बट इन बोथ द फॉर्म यू शुड मेमोराइज दिस, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया इसका यूज क्या है, जैसे मैंने ऐसे लिखा 1 अपॉन 1 प्लस i, तो मैंने क्या लिखा, अब मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है ना, तो क्या करूंगा मैं, ऊपर ले जाने के लिए क्या करूं, क्या लिखा है इसमें 1 बाय Z इज व्हाट, इस Z का कॉन्जुगेट ऊपर लिखो, तो 1 प्लस i का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस i। फिर वो बोल रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर इधर लिखो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √2,
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट 2 आएगा, उसका स्क्वायर इज 2। क्लियर है? अच्छा, इस चीज को एक और तरीके से समझ सकते, देखना, दैट वी आर सेइंग इट रैशनलाइजेशन। जैसे हम उसमें करते हैं इरेशनल नंबर्स में रैशनलाइजेशन करते हैं, वैसे ही जैसे मैंने लिखा, इसको देखो एक और तरीके से कैसे समझना है, ध्यान से सुनना। 1/1 प्लस आई लिखा है, ठीक है। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई किया। मैंने ऊपर नीचे 1 माइनस ए मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो 1 माइनस आई मतलब रैशनलाइज टाइप का किया। याद है जैसे अपन ऐसे लिखा है 1/√3 लेट से +2 लिखा है, तो हम क्या करते हैं, लेट से 2 + √3 लिखा है, तो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, इस इरेशनल वाले पार्ट को न्यूमरेटर में ले जाने के लिए। सेम चीज 2 माइनस √3 से करते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, एक रैशनल आ जाता है, नीचे क्या आएगा, जैसे इस केस में क्या आएगा 4 - 3 विच इज 1, तो बेसिकली 1/2√3 किसके बराबर हो गया, दिस इज 1, तो 2 माइनस √3 के बराबर हो गया। उसी तरीके से इधर मैंने किया, मैंने क्या किया, 1 प्लस आई को इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऊपर क्या बचेगा मेरा 1 माइनस आई, और नीचे क्या होगा, ये क्या लिखा है, अल्फा प्लस आई बीटा इंटू अल्फा माइनस आई बीटा, ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है, एंड दैट इज 2। तो देखो सेम चीज मिल रही है, मतलब उसी चीज को दूसरा तरीका सोचने का, ठीक है। बट हमें ये टेस्ट पे होना चाहिए, दोनों फॉर्म मेमोराइज इन बोथ द फॉर्म, मेमोराइज इन बोथ द फॉर्म्स, ठीक है ना, वी हैव टू मेमोराइज इट इन बोथ द फॉर्म्स, ठीक है। तो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, ठीक है ना। जैसे एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं इसके ऊपर, डिवीजन के ऊपर पहले, उसके बाद फिर मैं जनरलाइज करूंगा, दैट इज जैसे हमने उधर का किया था a + ib c + id टाइप। तो बट उससे पहले जैसे मैंने एक एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं, वैसे जैसे मैंने लिखा 1 + i इंटू 3 माइनस आई, 3 + i, चलो 3 + i अपॉन लेट से 2 माइनस आई, चलो 2 - 3i ऐसे लिख लिया। मैंने बोला इसको सिंप्लीफाई करो, तो हाउ यू विल प्रोसीड, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। लेट्स से मैंने लिखा दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमें सिंप्लीफाई फॉर्म करके इस फॉर्म में लिखना है, a + ib फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले मैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, उसके बाद नीचे वाले का टेक केयर करेंगे, ठीक है। मैंने न्यूमरेटर को पहले ओपन किया, तो 1 × 3 = 3 प्लस 1 × i is i प्लस i × 3 is 3i, फिर i × i is -1। क्लियर है, दिस इज व्हाट न्यूमरेटर पार्ट। अभी डिनोमिनेटर बाकी है 2 - 3i, फिर मैंने इसको फर्दर थोड़ा लिख लिया, तो 3 - 1 is 2, तो 2 + 4i अपॉन 2 - 3i। ये तो हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला टास्क कंप्लीट। अब मैंने बोला अब डिवीजन वाला टास्क देखते हैं, तो डिवीजन वाले में क्या आएगा, अब मैं क्या करूं, अब देखो दो तरीके से सोच सकते हो, मेरे को जस्ट फोकस ऑन डिनोमिनेटर वाला पार्ट, दैट इज 2 - 3i। मैंने बोला इस वाले पार्ट पे फोकस करो, ठीक है ना, ऐसे लगा दो, इस वाले पार्ट पे फोकस करो। तो इसको मैं दो तरीके से डील कर सकता हूं, एक तो मैं बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि रैशनलाइजेशन से कर लो, और नहीं तो क्या लिखो वाला अभी जो मैंने बताया 1/z इज z बार अपॉन mod z का स्क्वायर, बोथ वे यू कैन प्रोसीड। तो लेट्स से मैं इस वाले को देख रहा हूं 1 मिनट के लिए, तो इसने क्या बोला, पहले ये पार्ट को मैंने एज इट इज लिख लिया, दैट इज 2 + 4i। अब मैंने क्या किया, ये 1/z लिखा है, तो इसको क्या लिखूंगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऊपर लिखूंगा, दैट इज 2 + 3i अपॉन इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2² + 3² दैट इज 9 + 4 13, √13, उसका स्क्वायर क्या होगा 13। डन। या फिर इसको ऐसे बोल सकते थे, अदर वे टू से इसको रैशनलाइज किया, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, 2 + 3i से, वन एंड द सेम थिंग। तो देखो ये क्या आएगा, दिस इंटू दिस क्या आएगा 13, वो क्या लिखा है अल्फा + i बीटा इंटू अल्फा - i बीटा, z इंटू z बार ही लिखा है बेसिकली, दैट इज mod z का स्क्वायर, दैट इज 13, ऊपर क्या लिखा है 2 + 3। क्लियर है, बट अभी मेरा पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, अभी मुझे उसने क्या बोला, दिस इज इक्वल टू a + ib, और ये भी लिख दिया है, इधर लिख लो a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन वी हैव टू फाइंड a एंड b। ठीक है, तो अभी मेरा क्या इतना पार्ट आ गया, अभी मैं न्यूमरेटर को और मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब देखो मेरा क्या आएगा, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू, तो 2 × 2 = 4 प्लस 2 × 3i 6i प्लस 4i × 2 8i, 4i × 3i 4 × 3 = 12, और i × i is i² which is -1, तो 4 × 3 = 12 मतलब -12 आ गया अपॉन 30। अब मैं फर्दर इसको क्या लिख रहा हूं, देखो इधर लिख लेता हूं, इधर लिख रहे हैं हम, ठीक है, इसका नहीं फर्दर रिटर्न है, रियल पार्ट क्या होगा, अब देखो 4 - 12 दैट इज -8 अपॉन 13, तो -8 अपॉन 13।
अब इमेजिनरी पार्ट पे आते हैं, प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा 6 + 8 दैट इज 14/13, तो ये हो गया 14/13। तो दिस इज इक्वल्स टू गिवन एज a + ib, और मुझे पता है कि a और b रियल नंबर्स दे रखे हैं, हेंस आई कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स। तो क्या जाएगा मेरा a इज इक्वल टू -8/13 एंड b इज इक्वल टू 14/13। दिस द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्लियर है? अगर मान लो ये नहीं दिया था ना a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब अगेन देयर आर इनफाइनाइट आंसर्स। कोई भी एक वैल्यू रखो, उसके करस्पॉन्डिंग फिर टर्म्स को एक साथ ले जाके यू विल गेट द b वैल्यू, ठीक है ना। बट सिंस इट इज गिवन एज a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देयरफॉर आई कैन कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन LHS एंड RHS। क्लियर हुआ? तो समझ में आया डिवीजन में कैसे प्रोसीड करेंगे। अब मैं जनरलाइज ले लेता हूं, तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो। जनरलाइज ले लेता हूं, इसका मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स a b c d वगैरह, जैसे अभी तक करते आए थे, z1 + z2 लिखा था, z1 × z2 लिखा था, उसी तरीके से पहले मैंने लिखा, देखो इधर मैं लिखा z1 इज लेट्स से a + ib और z2 लिखा c + id। तो अगेन वो चीज जो मैंने उधर बोली थी तुम्हें, रियल पार्ट ऑफ z1/z2 इज नॉट इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z2। मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं था, डिवीजन में भी वैसा वैलिड नहीं है। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट, ये भी तुम्हें लिखना है, दिस इज नॉट इक्वल टू है, ये गलत है, वो भी तुम्हें लिखना है, ठीक है ना। रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1/z2 इज नॉट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। क्या होता है, फ्लो में ऐसे लिख लेते हैं बच्चे, जैसे मैंने ऐसे लिखा ना, जैसे रियल पार्ट ऑफ 2 + 3i अपॉन 5 - 6i, तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 2 और रियल पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 5। दिस इज रॉन्ग, वो इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। वी हैव टू प्रोसीड इट प्रॉपर्ली। कैसे? जैसे अभी हमने एग्जांपल में किया था, तो उसी तरीके से हम इसमें प्रोसीड करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, z1/z2 लिखा, z1/z2 इज इक्वल टू a + ib अपॉन c + id, ठीक है। फिर क्या किया, अब c + id पे कंसंट्रेट किया, इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, ऐसे कर लो या फिर ऐसे बोल दो कि रैशनलाइजेशन कर देते हैं, दोनों ही एक बात है, वॉट एवर वे। तो मैं जनरली मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल लगता है रैशनलाइजेशन यूज करना वर्ड, तो आई विल प्रेफर दिस। मैंने ऊपर नीचे c - id से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी है एक ही चीज, ठीक है ना, उसी को घुमा के बोल रहे हैं बस। अब ये जो चीज है न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, दैट इज व्हाट, z × z बार, दैट इज mod z का स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट c² + d²। तो ऊपर क्या बना, a + ib इंटू c - id डिवाइडेड बाय c² + d²। तो न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर से तो खत्म हो गया हमारा अपना क्या नाम है, इमेजिनरी नंबर। अब बस न्यूमरेटर में आ गया। न्यूमरेटर में तो क्या लिखा, मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, तो वो तो आसान है, मल्टीप्लाई करना है हमें। तो फाइनली क्या बनेगा देखो, अब मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, ठीक है ना। यू कैन राइट इन 2 स्टेप्स बट आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, ac ओके देन bd + bd अपॉन c² + d², दिस इज द रियल पार्ट, प्लस iota टाइम्स bc और aid, तो ad -ad डिवाइडेड बाय c² + d²। देखो एक बार मैंने एक साथ लिखा है, 2 स्टेप का एक ही स्टेप में लिखा है, यू हैव टू राइट इट इन सेपरेट स्टेप्स। पहले क्या करो तुम लोग, पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, देन रियल पार्ट को अलग करो, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करो। मैंने एक साथ एक ही स्टेप में कर दिया है। सो अब मैं क्या बोलूंगा, रियल पार्ट ऑफ z1/z2 क्या है, अब नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा + i बीटा, सो दिस विल बी कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z1/z2 एंड दिस विल बी व्हाट, रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1/z2। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। देखो इधर हमारा गलत लिखा था ना, जैसे अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं मैं, तो z1/z2 रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ z2, तो a/c आएगा, बट ये a/c थोड़ी लिखा है, तो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है, तो दिस इज द करेक्ट, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है ना। अगेन बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं मैं, बहुत से लोग लिखते हैं ऐसे जल्दी जल्दी में, बट दैट इज रॉन्ग। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो चल रहा था, अपना काम चल रहा था, ठीक है ना। चलो तो अब अपन एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, थोड़ा और फ्री हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम नए आर्टिकल देखेंगे रिलेटेड टू लोकस थोड़ा सा, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं। मैंने लिखा
z इज इक्वल टू 2 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई 1 माइनस आई। चलो इतना लिख दिया, करो इसको सिंप्लीफाई एक बार, वीडियो पॉज करके एक बार इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो अब मैं करता हूं इसको, तो क्या आएगा, पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1 2 इंटू आई प्लस 2i माइनस आई इंटू 1 इज माइनस आई। अब माइनस आई इंटू आई, तो आई इंटू आई -1 और एक ऑलरेडी -1 है तो +1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, वैसे लिख दिया। तो 2 + 1 3 प्लस 2i माइनस आई इज आई अपॉन 1 माइनस आई। अब क्या करें, रैशनलाइज कर दो, तो 1 प्लस आई और 1 प्लस आई। तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे, वो न्यूमरेटर देखो क्या आएगा, 3 × 1 = 3 प्लस 3 इंटू आई इज 3i प्लस आई इंटू 1 इज आई प्लस आई स्क्वायर विच इज -1 अपॉन नीचे क्या लिखा है, z इंटू जेड वार दैट इज मॉड z का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 + 1 2 √2 उसका स्क्वायर इज 2। तो दिस इज माय आंसर। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखा, 3 - 1 इज 2 प्लस 3i प्लस आई इज 4i बाय 2 दैट इज 1 + 2i। तो ये सिंप्लीफाई हो गया हमारा, इसमें रिड्यूस हो गया 1 + 2i। तो ऐसे मान लो वो बोल देता कि लेट्स से दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड मेयर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अल्फा की वैल्यू क्या बोलते हैं हम 1, बीटा इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट कंप्लीट। ठीक है, तो अभी तक मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 2-3 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 तरीके से कैसे, जैसे मैंने बोला, एक हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स, जब हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया तो उसमें मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा है, तो आई कैन ट्रीट इट एज अ पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद द कोऑर्डिनेट्स एज अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, ये तो हो गया पहली चीज। दूसरा हमने लिखा कि अभी जैसे अलजेब्रा देखा ना हमने, तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अलजेब्रा की तरह डील कर सकते हैं, अलजेब्रिक नंबर की तरह। तो उसमें क्या होगा, फिर वो एडिशन, सम, डिफरेंस वगैरह वो सारे रूल्स फॉलो करेगा। तो सेकंड चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे ट्रीट करना है, जैसे पहला स्टेटमेंट मैं क्या बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलूंगा, अभी लिखने वाले हैं हम ये पॉइंट, डोंट वरी। ठीक है ना, अभी पॉज करके मत लिखो, मैं डिक्टेट करूंगा, लिखूंगा मतलब। फिर मैंने लिखा सेकंड पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एक तो मैंने बोला पॉइंट की तरह, एक अलजेब्रिक नंबर की तरह, सो दैट इट विल फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ या फॉर्मुलेस फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। पॉइंट की तरह ट्रीट करूंगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला वगैरह। और तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर, जिसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। ये भी हमने थोड़ा सा बताया था, बट अभी मैं इस पॉइंट पे स्ट्रेस दूंगा थोड़ा सा। अभी हम इसको डिटेल डिस्कशन देखेंगे। जैसे अलजेब्रा वाला पार्ट हो चुका है, कोऑर्डिनेट वाला पार्ट हो चुका है, अब हम देखेंगे हाउ टू, मतलब हम कैसे डील करेंगे इसको, एज ए ट्रीट करेंगे एज ए वेक्टर। ठीक है, तो उससे पहले मैंने जो भी 3 पॉइंट्स लिखे हैं वो हम एक बार लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ algebraic number and can be treated as a algebraic number which follows addition, subtraction, division, which follows addition, subtraction, multiplication, division and so on। जो भी हम algebraic में पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, वो सब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कर रहे हैं, जो भी हमने देखा रिसेंटली। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैन बी ट्रीटेड एज अलजेब्रिक नंबर। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इज इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट 2D प्लेन, ऐसे बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना। और पॉइंट की तरह डील कर रहे हैं तो हम जो भी पॉइंट के लिए उधर फॉर्मूले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दैट इज सेक्शन फार्मूला या फिर डिस्टेंस फार्मूला, वो सब इधर भी एप्लीकेबल है। ठीक है ना, इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, मतलब पार्ट है इनसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आखिरी में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, तो अभी लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन which follows
रूल्स या फॉर्मुलेज फॉर रूल्स ऑफ अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला। ये नहीं पता तो डोंट वरी, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला तो शायद पता होगा, 9th 10th में होता है। सेक्शन फॉर्मूला के बारे में अगर आइडिया नहीं हो तो डोंट वरी, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे अभी सेक्शन फॉर्मूला, अभी लिख लिया हमने, ठीक है ना। वैसे बहुत से लोगों को पता होगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। 9th 10th में जैसे फाउंडेशन तो मैंने पढ़ाया, उसमें तो पढ़ाया था। जैसे मैंने बोला एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 1, 2 एंड लेट्स से दिस इज अ पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 5, 6। मैंने बोला इन दोनों पॉइंट को लेट्स से 2:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो वो सारी चीज अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। और थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज एज अ वेक्टर। तो वो और लिख लेते हैं, पहले वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो। थर्ड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अवर थर्ड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड as complex number can be treated as a vector which has both magnitude as well as direction, ठीक है, ठीक है। तो अब इस पे मैंने बोला इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं, उसके बाद अपन एंड अप करेंगे लेक्चर को। और मैं तुम्हें चाहूंगा कि तुम लोग कल की क्लास अटेंड करने के पहले यू शुड रिवाइज द वेक्टर जो विनोद सर ने पढ़ाया है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं अभी वेक्टर्स को नहीं लूंगा, वेक्टर इज अ सेपरेट चैप्टर इन मैथमेटिक्स, मतलब 11th के एंड में बोल दो या फिर 12th स्टार्टिंग में मैं लेता हूं जनरली, ठीक है ना। जनरली वो 12th का टॉपिक है वेक्टर, बट ठीक है 11th में भी पढ़ लेते हैं कोई कोई, बट मैं लेने वाला हूं एट द एंड ऑफ 11th क्लास या फिर बोल सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ 12th में। तो जब तक तो हम वेट नहीं करेंगे ना। तो मैंने क्या बोला, एक बार जो भी विनोद सर ने पढ़ाया है उसमें क्या क्या पढ़ा होगा, पोजीशन वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर्स, वो सब जो भी जितना भी पढ़ाया है whatever, you just revise it before attending the next lecture, तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। बट अभी फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो देखो जैसे वेक्टर्स में पढ़ते हैं हम पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर मैंने बोला पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से ए है। इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। अभी मैं वेक्टर का बात कर रहा हूं, फिर मैं जेड पे आ रहा हूं। मैंने बोला इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसको हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। ये जो वेक्टर आता है दिस इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर ए है। तो दिस वेक्टर इज नथिंग बट, मतलब जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करो, और ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट की तरफ जाने वाला जो डायरेक्टेड लेंथ सेगमेंट होगा दैट इज नथिंग बट अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है। और एक चीज होती है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे पोजीशन वेक्टर में तो क्या हुआ कि उसका जो एक टर्मिनल है वेक्टर का दैट इज फिक्स्ड, ठीक है ना, दैट इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट मूव इट। बट फ्री वेक्टर मतलब मैंने इसको उठा के इधर ट्रांसलेट कर दिया। अगर मैंने मान लो इसको उठा के ऐसे ट्रांसलेट कर दिया, वेक्टर वोंट चेंज, हमने ट्रांसलेट किया, डायरेक्शन चेंज नहीं की है। अभी भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है ना। लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड लेट्स से, तो अगर मैंने ट्रांसलेट किया तो दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री। So I have not rotated the vector, I have simply translated it. So such vectors जिसका पोजीशन, जिसका एक टर्मिनल पॉइंट ओरिजिन नहीं है, these are called free vectors. अभी हमने सुपरफिशियली ऐसे देख लिया थोड़ा आइडिया के लिए, ठीक है ना। डिटेल डिस्कशन जैसे मैंने बोला, जब हम वेक्टर पढ़ेंगे प्रॉपर चैप्टर इन मैथमेटिक्स तब हम बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, कम से कम 15-20 दिन चलता है वेक्टर, ठीक है ना टॉपिक, इतना डिटेल में जाएंगे हम। अच्छा, तो अब मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे डील करेंगे, देखना ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज। जैसे वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू 1 + 2i, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे हम पहले तो इसको कोऑर्डिनेट की तरह लिखते हैं, दिस इज अ पॉइंट 1,2, दिस इज आई नहीं लिखा, 1 लिखा है, 1,2 इन द 2D प्लेन। सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट z जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,2। तो मैं पोजीशन वेक्टर की तरह कैसे ट्रीट करूंगा, आई विल से दिस इज माय कॉम्प्लेक्स नंबर z। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, अब मैंने बोला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे, उनके बीच का देखते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना इधर, ये भी शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, देखना मैंने लिखा लेट्स से दिस इज z1, दिस इज z1 एंड लेट्स से दिस इज z2। व्हाट इज z1 - z2?
सोचो क्या होगा Z1 माइनस Z2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पॉइंट डिस्कस करने के बाद एंड अप करता हूँ। मैं चाहूंगा कि एक बार तुम वेक्टर पूरा रिवाइज करो, तब ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सो दैट विल बी माय सजेशन कि तुम लोग एक बार वेक्टर रिवाइज करना, जो भी विनोद सर ने पढ़ाया है, ठीक है। बट फिर भी मैं इस पॉइंट को अभी इलेबोरेट कर रहा हूं। देखना Z1 माइनस Z2 क्या होगा। तो देखो Z1 माइनस Z2, इसको क्या है, वो ट्राइंगल लॉ वगैरह उससे भी आता है, ठीक है ना। आयो पढ़ा होगा, जैसा भी पढ़ा होगा तुम उसको रिवाइज करना। तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा, ये वेक्टर, ठीक है। दिस इज व्हाट Z1 माइनस Z2, पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z1, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z1, ठीक है। क्लियर है। ये क्या लिखा मैंने, Z1 माइनस Z2 क्या होगा, Z1 की तरफ जा रहा है, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, Z2 से। ये इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्शन ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने ये डायरेक्शन दे दी ना तो गलत हो जाएगा मेरा। दैट विल बी Z2 माइनस Z1, ठीक है ना। एक बार तुम देखना प्रूफ, मैं बता दूंगा नहीं तो अगले क्लास में। जस्ट टेक हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, दोनों से हो जाएगा तुम्हारा, दोनों से हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते ना वेक्टर एडिशन के लिए, उससे तुम्हारा आ जाएगा। क्योंकि ये Z1 वेक्टर है, ये Z2 है, तो मेरा ये वेक्टर क्या होगा, ये जो मैंने अभी बनाया, दिस इज Z1 माइनस Z2। दैट यू कैन प्रूव इट यूजिंग ट्राइंगल लॉ एज वेल एज पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको इलेबोरेट करके लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। मैंने लिखा Z1 माइनस Z2, इसको लिख लो और इसको 5 बार रीड करना मन ही मन में नहीं तो ओरली बोल के भी, ठीक है। बस घर वाले डिस्टर्ब ना हो बस, ठीक है ना। हाँ, Z1 माइनस Z2, देखो क्या लिख रहा हूं, Z1 माइनस Z2 इज अ वेक्टर, ध्यान से सुनना, पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z1, पॉइंटिंग टुवर्ड्स, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो समझ लो बहुत सी चीज समझ में आ गई आगे की। Z1 माइनस Z2 क्या होगा, एक वेक्टर होगा दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स Z1 एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z1, Z2 माइनस Z2 है ना, तो क्या कर रहा है, एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z2, ठीक है। क्या होगा, Z1 माइनस Z2 इज अ वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z1, मतलब ये मेरा Z1 है, ये मेरा Z1 है और ये मेरा Z2 है। सो दिस वेक्टर इज Z1 माइनस Z2, ऐसे डायग्राम बना लो। Z1 माइनस Z2 इज व्हाट, अ वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z1 एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z2, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी में लिख लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 विल रिप्रेजेंट, देखना ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, विल represent distance between Z1 and Z2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत जगह यूज होने वाली है। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मतलब क्या है, सिंपल डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। Z1 माइनस Z2 केवल मतलब क्या है, वेक्टर है जो कि Z1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, Z2 से ओरिजिनेट कर रहा है। ऐसे याद कर लो, रट लो, ठीक है ना। समझ के नहीं, आपको समझना जरूरी है बट उसको टेस्ट पे रखो, मेरा मानना ही है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, Z1 माइनस Z2 इज अ वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z1 एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z2 एंड मॉड ऑफ दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन दीस टू। जब मॉड लिख लिया तो आर्गुमेंट पे भी हम क्यों छोड़े, वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इसको ऊपर वाले लाइन रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लेना अगर नहीं लिखी हो तो। हाँ, अब सुनना, इसी के आगे कंटिन्यूएशन है, नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं। Z1 मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा, बेसिकली दिस इज एन एंगल मेड बाय, किसके द्वारा, मेड बाय Z1 माइनस Z2 वेक्टर। This is the argument of this will be is an angle made by Z1 minus Z2 vector with positive direction of real axis, with positive direction of real axis। इतना पार्ट एकदम टेस्ट पे रखो, मतलब अभी तक मैं ये बोल सकता हूं, इसको ये इतना पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, अभी तक का जो भी हमने 3 क्लास हुई कॉम्प्लेक्स में, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिकॉज ये चीज जो है ना ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जैसे आगे की क्लासेस में आप देखना, इसी के जस्ट क्लास में अभी मैं लोकस डिस्कस करूंगा कुछ पॉइंट्स, ठीक है ना, उसमें ये चीज बहुत काम आएगी, ठीक है ना। Z1 माइनस Z2 का मॉड, Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या होता है, Z1 माइनस Z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होता है। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, ठीक है ना, ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स, मतलब और फील आएगी तुम्हें कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या बेसिकली, ठीक है।
तो आज के लिए फिर अपन इतना एंड अप करते हैं। तो लास्ट के 3 पॉइंट्स याद रखना कि अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कैसे ट्रीट किया, डील किया। एक तो हमने पॉइंट की तरह ट्रीट किया, एक अलजेब्रिक नंबर की तरह, और लास्टली एक वेक्टर की तरह। और इस पॉइंट को हम थोड़ा और अभी यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लोकस वगैरह की देखने के लिए। ठीक है बच्चों, दैट्स इट, थैंक यू।